गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए तो आज का अपना पहला चैप्टर कौन सा है? पीरियोडिसिटी। ठीक है, जितना बेसिक्स लगता है पीरियोडिसिटी को पढ़ने के लिए अपन पढ़ चुके हैं, जो कि मेरे को लगता है तुमने 9th में 10th में 11th में 12th में पढ़ा है। ठीक है, और मैंने मतलब मान लिया था कि तुम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। 9th में जितना बेसिक पढ़ाया होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में कुछ पढ़ा होगा, स्कूल में 12th में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को पढ़ा दी है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि तुम लोग नीट लेवल का पीरियोडिसिटी ढंग से पढ़ो। ठीक है, इसमें जितना बेसिक्स कुछ कुछ आएगा मैं रिवाइज करवाते जाऊंगा, बट फिर भी कुछ बेसिक तो तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है, 4 ब्लॉक एसपीडीएफ होते हैं तो क्यों होते हैं, उनके रीजंस, उनका अरेंजमेंट कैसा है, सारे एलिमेंट्स तुमको याद होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल याद हो गई थी सबको? क्यों? हाँ ठीक है, चलो ना। पीरियोडिक टेबल के फिर चारों एसपीडीएफ ब्लॉक के ट्रिक्स बता दिए थे मैंने। ठीक है, चलो पीरियोडिसिटी स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है, स्टोरी यही है कि अच्छा ये चीजें पता है तुम लोगों को? कुछ बहुत सारी चीजें नहीं बता रहती है वैसे। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21वीं सेंचुरी की 20वीं? 21वीं है ना। तो अगर अभी 2000 का वो चल रहा है ना आगे, 2001 2002 3 4 2024 चल रहा है, तो 2000 वाले टाइम को क्या बोलते हैं? 21st सेंचुरी। इसको क्या बोलूंगा? 20th सेंचुरी। ये चीज समझ में आई? इसको क्या बोलूंगा? 19th। हाँ, सेंचुरी मतलब 100 साल। सेंचुरी का मतलब 100 साल, डेकेड मतलब 10 साल। ठीक है, तो अगर स्टार्ट ये 200 हो रहा है कि 2000 से अगले 100 साल, उन पूरे को क्या बोलूंगा? 21st सेंचुरी चल रही है। 1900s को 20th सेंचुरी, क्योंकि बुक में वो ईयर नहीं लिखता है। बहुत बार क्या बोलता है कि इन द 17th सेंचुरी मेंडलीव डिस्कवर्ड दिस, तो तुमको पता होना चाहिए। तुम सोचोगे 17th सेंचुरी का मतलब तुम ये सोच लोगे कि 1700 में मेंडलीव ने डिस्कवर किया था ये, इसीलिए वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो बोले कि इन द 17th सेंचुरी एक साइंटिस्ट है उसने कुछ डिस्कवर किया, मतलब वो कौन सा ईयर में रहा होगा? 1600s में रहा होगा। 1600 से लेके 1700 के बीच में कोई सा ईयर होगा वो। समझ में आए? ठीक है, तो अपन देखो अभी 21st चल रही है, 100 200 300 1500 के आसपास ले लूँ मैं। मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है ना, मैं रफली लगा रहा हूँ ऐसा। ठीक है, कि तब कुछ डिस्कवर हो गया होगा। मेंडलीव कब रहा था उसका डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है 100 200 400 साल पहले से। ठीक है, 400 साल पहले साइंटिस्ट ज़्यादा नहीं थे, इतनी ज़्यादा दुनिया डेवलप भी नहीं थी। ठीक है, इतना ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनेट कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं था। तो मान लो अगर मैं साइंटिस्ट था, कब? तब 400 साल पहले, और मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कवर किया है, तो एक कम्युनिटी बन जाती थी ना तब। जैसे अपने कुछ भी कि हाँ यहाँ पे आके मैं अपने रिसर्च सबमिट करूँगा और ये लोग उन तक लेटर पहुँचा देंगे कि हाँ हमारे भारत में कोई एक है जिसने ये चीज़ डिस्कवर की है, तो पूरे वर्ल्ड की एक अलग कम्युनिटी बनी होगी। जैसे अभी हेल्थ की है ना, WHO पूरे वर्ल्ड को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है, किसी बीमारी का इलाज अगर नया हो जाए, तो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेगा पूरे वर्ल्ड को। फिर पूरे वर्ल्ड को अपडेट कर दिया, फिर इंडिया का भी कहीं सेंटर होगा एक पर्टिकुलर। समझ गए ऐसे? तो ऐसे ही साइंस में साइंटिस्ट लोगों के अलग अलग सेंटर से अलग अलग कम्युनिटी बनी होगी पहले के टाइम पे, 200 300 400 साल पहले। तो तब कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने आके अपने अपने रिसर्चेस दिए होगी, हाँ हमको ये एलिमेंट मिला। अभी 118 एलिमेंट है, बोलते हैं ना अभी है, जरूरी थोड़ी 118 शुरू से थे, धीरे धीरे डिस्कवर हुआ ना, बीच में कुछ आया फिर कुछ आया फिर कुछ आया, ऐसे नंबर बढ़ता गया। क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि मेंडलीव के टाइम पे कितने थे? 63। ठीक है, मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट थे और अभी कितने? 118। तो धीरे धीरे डिस्कवर हुए होंगे, और वो 63 भी एक साथ तो हुए नहीं होंगे, पहले कुछ 1-2 हुए होंगे, फिर 3-4 हुए होंगे, 1-2 हुए, 1-2 3-4 3-4 कर करके 63 तक मेंडलीव जब पैदा हुआ था तो उस टाइम तक 63 डिस्कवर हो चुके थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने डिस्कवर किया उस टाइम तक थोड़े कुछ 112-13 तक थे, फिर अब धीरे धीरे और डिस्कवर होते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अपनी जो टेबल है वो धीरे धीरे बनी है, ऐसी एग्जैक्ट टेबल शुरू से नहीं थी। तो मैं मान रहा हूँ कि 500 साल पहले जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुई थी तो कितने एलिमेंट रहे होंगे? कुछ फॉर एग्जांपल 15 कुछ डिस्कवर हो गए होंगे। तो इन्होंने बोला अब इन 15 की स्टडी करनी है मेरे को। मान लो जब 2 एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो 2 एलिमेंट की स्टडी बहुत आसानी से कर सकता हूँ। एक एलिमेंट लिया, उसको सारे केमिकल के साथ टेस्ट कर लिया,
जो भी जिससे जो भी रिएक्शन दे रहे हैं एक पेज में लिख ली, अगला पेज पलटाया, दूसरा क्या उसका नाम लिखा और रिएक्शन लिख ली, बस 2 ही तो याद करना है। और ये दोनों आपस में कैसे रिएक्शन दे रहे लिख लिया। 3 आ गए होंगे तो फिर उन तीनों का अलग पेज में को लिखा, ऐसे 4 5 6 7 8। अब मैं मोड़ रहा हूँ, इसमें 15 एलिमेंट आ गए। 15 का मैंने टॉपिक वाइज हेडिंग बाय हेडिंग सबको पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद मैं इनके आपस में रिएक्शन देख रहा हूँ कि ये इससे क्या रिएक्शन देता है, दूसरा तीसरे से क्या रिएक्शन देता है, तीसरा चौथे से क्या रिएक्शन देता है, या दूसरा तीसरा प्लस चौथा साथ में क्या रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे करके जैसे जैसे एलिमेंट का नंबर बढ़ता जाएगा मेरे लिए उनको पढ़ना टफ होता जाएगा, ये चीज़ें याद रखना टफ होता जाएगा। ये जो समझ में आई कि मैं रैंडमली ऐसे चीज़ें याद नहीं रख पाऊंगा ना कभी भी, ठीक है। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि नहीं यार इसको हम अरेंज करते हैं कुछ बेसिस पे। तो मैंने फॉर एग्जांपल तुम लोगों को एक टोकरी में 50 से 60 एलिमेंट जो भी डिस्कवर हुए हैं ला के रख दिए हैं और बोला है कि अब तुम इसकी पढ़ाई करो, स्टडी करो। कैसे करोगे बताओ? कुछ दिमाग लगाओगे ना अपना, ठीक है। तो पहले एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिमाग लगाया, और साइंटिस्ट था तो थोड़ा बहुत उसको आइडिया था, ठीक है। उसने दिमाग लगाया कि जो चमकदार मेटल है, सोना चमकता है, चांदी चमकता है, फिर तांबा भी थोड़ा बहुत कहीं चमकता है, तो जितने भी चमकने वाले मेटल्स है ना, लोहा भी कंपैरेटिव समय जंग लगा हुआ हटा दो, बाकी नॉर्मली लोहा चमकता है धूप में, ठीक है, लोहा चमकेगा। तो जितने भी चमकने वाले मेटल है उनको अलग कर दिया, नॉन चमकने वाले को अलग कर दिया। या फिर साइंस की लैंग्वेज में बोले तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कोई भी रिएक्शन कर रहा हो, रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनको अलग कर दिया, और कोई भी रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उनको अलग कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को क्या बोलते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट स्टार्ट हो गए अपने, है ना। एक समझ में आया ना कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई होगी धीरे धीरे, क्यों उनको टेबल बनाने की जरूरत पड़ी होगी, ताकि पढ़ाई अच्छे से कर पाए वो सबके साथ में एलिमेंट्स की, ठीक है। पहला जो भी साइंटिस्ट था उसने क्या किया, कुछ भी एलिमेंट उसको 2 पार्ट में बांटा, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल चमकते होंगे तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लश्यरस, और ये नॉन लश्यरस। इसको तुम हिंदी में अगर लिखना हो साइड में तो चमकते हैं और नहीं चमकते हैं, फिर लिख देना, है ना। ये चमकते हैं और वो नहीं चमकते हैं, ठीक है। या फिर मेटल की अगर साइंस की लैंग्वेज में डेफिनेशन दूँ, ये तो अपनी वाली भाषा में हो गया ना, वो साइंटिस्ट है तो कुछ तो अलग लिखा होगा ना, उसने अपने जैसा थोड़ी लिखेगा वो, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितने भी वो 60-70 जो मैंने उसको टोकरी में दिए थे उनमें से जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे उनको उसने मेटल बोल दिया, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होंगे उनको क्या बोल दिया, नॉन मेटल्स। इतना क्लियर है? ये एक साइंटिस्ट ने बोला। ये साइंटिस्ट था कौन, मेटल नॉन मेटल वाला? लैवोइफर क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला साइंटिस्ट कौन था, लैवोइफर। पहला दूसरा नहीं पता, बट एक थ्योरी है जो लैवोइफर ने दी थी। लैवोइफर ने क्या बोला था, जो मेटल से जो चीजें इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उनको मेटल बोल दिया, या वो चमकती भी है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उनको नॉन मेटल बोल दिया है। क्लियर है? ये किसने बोला, इसने। अब इसमें मान लो 50 थे तो उसने 30 इधर कर दिए होंगे, 20 इधर, जो भी मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ। तो वो 30 की स्टडी फिर मैं अब कैसे करूँ, वो 20 की कैसे करूँ, 60 को तो या 50 को तो मैंने बांट दिया, अब इनकी भी कैसे स्टडी करूँ? तो कहीं ना कहीं ये भी फंस गया ना, हर एलिमेंट को ढंग से कंपेयर नहीं कर पाया। तो इसके बाद एक और दूसरा साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था प्राउड्स, ठीक है। उसने क्या दिया, हाइपोथेसिस। किसी भी चीज को हाइपोथेसिस तभी तक बोला जाता है जब तक वो प्रूव ना हो जाए, ये पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने कोई चीज ऐसे बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, चलो इससे तुमको एक अच्छी स्टोरी क्या बोलोगे, ग्रेविटेशन पढ़ा है सब लोगों ने, पढ़ा है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या बोलता है, अगर मैं पेन यहाँ से ड्रॉप करूँगा, बेटा इधर आ जाओ, हाँ, तो ग्रेविटेशन ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ से पेन ड्रॉप कर रहा हूँ तो पेन नीचे जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज नीचे ही फॉल होगी, क्यों? क्योंकि उनके कहने का ये है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, यहाँ पे मैग्नेट है, मतलब मोल्टन मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। उनके कहने का है कि अर्थ के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रही है अर्थ के हर साइड से, ठीक है। कोई भी चीज अगर यहाँ से ऊपर थ्रो करूंगा तो वापस वो यहीं आएगी, ये अपन ने पढ़ा साइंस में, ठीक है। इसका एक हाइपोथेसिस में दूं, मतलब मैंने भी कहीं से पढ़ा था, लेक्चर्स में सुना है, ठीक है, मेरा खुद का नहीं है, ठीक है। तो
ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा क्यों हो पा रहा हूँ, क्योंकि अर्थ मुझे खींच रहा है। एक तुम इमेजिन करो पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे अर्थ जैसे पत्थर घूम रहे हैं। अर्थ पत्थर ही तो है छोटा सा, अगर पूरे यूनिवर्स के कंपेयर में। वो पत्थर बस ऐसे ही घूमे जा रहा है, चक्कर काट रहा है, ऐसे बहुत पत्थर घूम रहे हैं अर्थ के आसपास, उसके बाहर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक फिश टैंक होता है, फिश टैंक में पानी भरा है, मछलियां हैं, ठीक है। वो मछली बीच में तैर रही है, तो बीच में क्यों तैर पा रही होगी, सोच, मतलब कोशिश करना समझने की। नीचे से भी पानी है, ऊपर भी पानी, साइड मतलब उसके हर डायरेक्शन से पानी है, ठीक है, इसीलिए वो मछली वहां पे है। ये इतना है समझ में। तो अगर मैं यूनिवर्स को बाहर से देख रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये यूनिवर्स है, और मैं यूनिवर्स के बाहर निकल गया, तो मैं ये मान सकता हूँ कि यूनिवर्स में जैसे अपन बोलते हैं हवा है, तो हवा को ही मैंने एक दूसरा नाम दिया, वैसे सही में थ्योरी है भी, ईथर। ईथर बोलते हैं, ETHER, ठीक है, ईथर बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूनिवर्स के बाहर निकल गया और अब मैं देख रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा, ईथर एक अलग ही गैस है जो मेरे को दिख रही है, बाकियों को नहीं दिखेगी। तुमको एयर दिख रही है क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही जब अगर मैं यूनिवर्स के बाहर निकल गया तो मुझे वो ईथर दिख रहा है कि ईथर के अंदर ये पत्थर मैंने यहाँ रख दिया, दूसरी चीज मैंने यहाँ रख दी। अब उस पत्थर मतलब अर्थ के ऊपर अगर इंसान रह रहे हैं, तो वो पत्थर अगर ईथर से कवर्ड है पूरा, तो इंसान या जो भी चीज उसके ऊपर है वो सब भी तो कवर्ड है। अगर वो पत्थर या इंसान, पत्थर के ऊपर जो इंसान मतलब अर्थ के ऊपर, वो जंप करने की कोशिश करेगा तो ईथर फिर दबा देगा उसको, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में कूदे। ये चीज समझ में आई। तो ये थ्योरी गलत है क्या, खुद से दिमाग लगा के सोचो ना। ईथर नहीं हो सकता क्या, अगर अर्थ पत्थर ही तो है, पत्थर हवा में तैर सकता है क्या। कुछ चीज तो ऐसी होगी ना जिसने उसको हवा में ऐसे रख रखा है, ठीक है। जैसे मैंने मछली का एग्जांपल दिया कि पानी में मछली अगर बीच में तैर रही है फॉर एग्जांपल, तो कुछ चीज ऐसी है ना जो उसको बीच में तैरने में हेल्प कर रही है। मछली गिरी क्यों नहीं नीचे या ऊपर क्यों नहीं उछक गई, क्योंकि पानी है पूरा। तो वैसे अगर अर्थ सन सारी कुछ ये हवा में लटक रही है ना सारी चीजें, ऐसा कि कोई यहाँ है कोई यहाँ है, कोई किसी का ऐसे ही चक्कर काट रहा है, हवा में ही है सब, कोई बेस पे तो है नहीं। तो हवा में कैसे है, हवा में नहीं हो सकता ना, पूरा ईथर से भरा है यूनिवर्स, उस ईथर से भरे हुए यूनिवर्स में कुछ चीजें रखी गई है। तो ये थ्योरी भी तो सही है। तो अगर ये थ्योरी मैं प्रूव नहीं कर पाया तो उसको वर्ड दूंगा हाइपोथेसिस, और अगर प्रूव कर दिया तो वो बन जाएगी थ्योरी। तो प्राउड्स ने जो बोला था वो हाइपोथेसिस था। समझ में आया कुछ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था वैसे, तुमने लाइक किया होगा। हाँ सही। ये ऐसी चीजें जब पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग के डायमेंशंस खुलते हैं, तुम नई चीजें सोचने पे मतलब वो रहते हो कि नहीं हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मछली को पानी नहीं दिखता अगर वो उसमें रहती है, तो अपने को एयर नहीं दिखती, तो जो यूनिवर्स के बाहर रह रहा होगा उसको इधर दिख रहा होगा, अपन को नहीं दिख रहा क्योंकि अपन खुद ही उस यूनिवर्स के अंदर है। फिशेस को एयर दिखती होगी यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा, बट ये चीजें हैं। जैसे बोलते हैं ना अपन कि 1D 2D 3D में अपन देख सकते हैं, 4D का डायमेंशन अपन इमेजिन नहीं कर पाते। अपना दिमाग उस लेवल का बना ही नहीं है कि तुम 4D इमेजिन कर पाओ, तुम मैक्सिमम 3D तक ही चीजें इमेजिन कर पाते हो। चलो प्राउड्स हाइपोथेसिस, इधर प्राउड्स हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर प्राउड्स की थ्योरी अलग वर्ड है, हाइपोथेसिस अलग वर्ड है। यही चीज मैंने तुमको बायो की और रील में भी बताया था, ठीक है, कि सेल हाइपोथेसिस अलग था, सेल थ्योरी अलग थी, और फिर सेल थ्योरी को नया शेप अलग था। 3 क्वेश्चंस थे। तो हाइपोथेसिस याद रखना, जो प्रूव नहीं हुआ है, बस उसने बोला है, ठीक है। तो प्राउड्स ने क्या बोला था, देखो अपन पीरियोडिक टेबल अभी की पढ़ते हैं, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के साथ, बाकी सब में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और 1 से ज्यादा प्रोटॉन है। तो कोई चीज इससे बनी होगी, इसने ऐसा बोला है कि हाइड्रोजन सबसे पहला आया था, सबसे छोटा वही है, उसी से बाकी सारी चीजें बनी, उसमें ऐड हो के हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, धीरे धीरे करके ऐसे बने होंगे। तो इसने ये बोला था, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाया था और गलत भी था इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। इसने क्या बोला था, ऑल द एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, हाइड्रोजन। याद रखना है। अब ये तो पूरे गलत हो गया, सारी चीजें हाइड्रोजन से बनती है, तो फिर हाइड्रोजन जैसी रिएक्शन सबको दे देना था, वो तो अलग ही नहीं है ना फिर। आया समझ में, ठीक है। हीलियम कुछ अलग रिएक्शन देता है, हाइड्रोजन अलग रिएक्शन देता है। अगर हाइड्रोजन से ही हीलियम बनता तो फिर हीलियम को हाइड्रोजन जैसी रिएक्शन देनी चाहिए थी। आया क्या बोला मैंने। अभी करंट की पीरियोडिक टेबल में कुछ नाम आते हैं, तो वो इसका एक्सेप्शन आ जाता है, क्या, मेटलॉइड्स।
देखो, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नॉन मेटल। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ कुछ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर वो दोनों ही काम कर रहे हैं कि कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको ना तो मैं मेटल बोल सकता हूँ ना मैं नॉन मेटल बोल सकता हूँ, उनको दोनों कैटेगरी में रखते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स इसका एक्सेप्शन हो गया ना। इसने सिर्फ मैंने इसको दिए 60 एलिमेंट, इसने क्या बोला? इसमें से इतने मेटल है, इतने नॉन मेटल है, बात ही खत्म, सारे छाट दिए इसने। मेटलॉइड्स की तो कोई जगह नहीं रखी इसने, तो मेटलॉइड्स इसका एक्सेप्शन था, ठीक है। ये लिखो और प्राउड्स का लिखो 1 और 2, ऐसे 7 पढ़ने अपने को अलग अलग साइंटिस्ट, फटाफट से छापो है ना। ये ईथर वाली थ्योरी पता है अपनी बुक्स में, मतलब ये पुरानी जो बुक्स लिखी गई है ना, ग्रंथ उसमें लिखी है ईथर वाली थ्योरी। मिटाऊं ये? सही है ना, गलत क्या है इसमें? वो सारी चीजें सही, मतलब उसमें फिर पता है सारी चीजें सही आ जाएगी कि अर्थ यहाँ पे क्यों है, सन यहाँ क्यों है, वो भी सही है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है ईथर। क्योंकि हाँ, ग्रेविटी देखो इसके लिए, अब अपने को बोलते हैं कि सन की ग्रेविटी से सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, लेकिन ये पूरा सोलर सिस्टम हवा में क्यों है? फिर ये किसकी ग्रेविटी पे टिका है? वो प्रूव नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, चलो हाँ, चलो स्टार्ट करें अगला टॉपिक। तीसरा साइंटिस्ट कौन था? डॉबरिनर्स और उसको बोलते ट्रेड्स, ट्रायड्स, जो भी तुम बोलो, डॉबरिनर्स ट्रेड। ट्रेड ट्रायड होता है, ट्रेड होता है, ट्रायड, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डॉबरिनर्स ट्रायड। ठीक है, अब ट्रायड वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है ना, ट्राई मतलब 3, इतना समझ में? तो इसने क्या किया, जो मैंने इसको टोकरी या कटोरी में, इधर देखते जाना, टोकरी या कटोरी में जो 60 एलिमेंट या 50-60 एलिमेंट दिए थे, इसने सबके मासेस निकाले। साइंटिस्ट था तो इसको आते थे मास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो इसने सबके मास निकाले। और फिर इसने मान लो एक ए एलिमेंट उठाया, कोई भी ए, उसका मास देखा, एक बी उठाया, उसका मास देखा, और फिर इसने क्या किया, इन दोनों का एवरेज लिया। एवरेज निकालते आता है किसी भी चीज़ का, एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5, 7, 9, 50 का, इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 5 + 7 + 9 + 50 डिवाइड विथ 4। 2 मत बोल देना, कौन बोला 2? 4, जितने भी एलिमेंट होते हैं उतना याद रखना, ठीक है। और फिर जो भी आंसर आएगा वो एवरेज होता है। अगर मेरे को कोई दो चीज का एवरेज निकालना है, मान लो 5 और 20, तो 5 + 20/2, 3 चीजों का निकालना होता तो +22/3 कर देता। तो एवरेज मतलब जितनी भी चीजें उनको सम करो और उतने से डिवाइड कर दो जितना डिजिट में है, ठीक है। तो डॉबरिनर्स ट्रायड, इसने क्या किया, 3 एलिमेंट लिए और उनका वेट, मतलब इसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसको कोई पता तो नहीं था कि इसका क्या है, ठीक है। इसका वेट लिया, इसका वेट लिया, और फिर इसने देखा कि हाँ इसका वेट और इन दोनों का एवरेज लिया। इन दोनों का एवरेज जो भी आ रहा होगा उसका वेट चेक किया कि किस एलिमेंट से मैच करता है, और उसको इन दोनों के बीच में रख दिया। जैसा फॉर एग्जांपल ये टोकरी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट रखे हैं, ABCDEFGH, ठीक है। इसने क्या किया, रैंडमली कोई भी 2 उठा लिए, D और F। D और F का एवरेज लिया, तो D का वेट प्लस F का वेट डिवाइड विथ 2, जो भी आंसर आ रहा है X, ठीक है। अब ये जो वेट है ना, इस वेट का इसने यहाँ से एलिमेंट चेक किया कि हाँ ये इसका वेट आ रहा है, तो इसने पीरियोडिक, ये तो वही था क्या, G, इसका वेट आ रहा है, ठीक है। वही जो X है ना, ये किसके बराबर आ रहा है, G के बराबर आ रहा है। अगर इसने ऐसा माना कि हाँ वहाँ पे कुछ वेट आएगा, अब उसने देख लिया वो वेट किसका है इनमें से, तो इसने कोशिश की टेबल में अरेंज करने की। तो इसने क्या बोला, पहले D आएगा, फिर G आएगा, फिर F आएगा, ऐसे। ये फिर अगला उठाया इसने, C और A उठा लिया एग्जाम्पल, तो A और C का वेट निकाला एवरेज, और जो भी आया, फॉर एग्जाम्पल Z आया, तो इसने चेक किया कि Z जो वेट आया
ये वेट किससे मैच हो रहा है? ई से। तो इसने बोला ए, ई और सी, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज किसी भी चीज के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हमेशा टेस्ट में मार्क्स आते हैं 250 से 300 के बीच, तो मैं एवरेज क्या, सॉरी 200 से 300 के बीच आते हैं। सबसे सिंपल है कि कभी टेस्ट में 200 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 230 आ रहे हैं, कभी 300 आ रहे हैं, कभी 270 आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को एवरेज 250 के आसपास आता है। 250 से ऊपर भी आ जाता है, कभी कभी 250 से नीचे भी आ जाता है। तो क्योंकि 200 और 300 का एवरेज है, बीच में क्या आता है? 250। तो इसने भी यही किया कि ए और सी का जो एवरेज वेट आया है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जो भी वेट होगा वो उसने ऐसे उठा के बीच में रख दिया। क्लियर है? तो ऐसे इसने 3-3 के पेयर बनाए, जो इसको टोकरी दी गई थी उसमें से इसने ऐसे उठा के 3-3 के पेयर बनाए, इसीलिए उसको, और डॉबरिनर साइंटिस्ट था उसने पेयर बनाया, तो क्या बोला? डॉबरिनर्स ट्रायड। इसके पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, प्राउड्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब, अच्छा इसको ऐसे याद रखना ना, प्राउड्स का हाइपोथेसिस था ना, तो H से हाइड्रोजन, उसको ऐसा लिख लो वहां पे, याद रहेगा वो, क्योंकि जब पूछेगा ना तो तुम भूल जाओगे कि साइंटिस्ट ने क्या दिया था। ये सब तो सिंपल है, ट्रायड ट्रायड याद रह जाएंगे, वो कंफ्यूजन करेगा। एक प्राउड्स हाइपोथेसिस और एक और क्या था? लेवोइसर, है ना, लेवोइसर क्लासिफिकेशन। तो लेवोइसर क्लासिफिकेशन और प्राउड्स हाइपोथेसिस में याद कैसे रखोगे? जिसका हाइपोथेसिस था उसमें H आ रहा है, तो H मतलब उसने बोला हाइड्रोजन से सारे बनते हैं, यही था ना। और एक और क्या? लेवोइसर, लेवोइसर वाला मेटल नॉन मेटल। हाँ, एल से लश्शरफ वर्ड लिख सकते हो, मेटल नॉन मेटल उसके इंग्लिश में वर्ड है लश्शरफ, तो उसे याद रख लेना तुम लोग, ठीक है, वो लिख लो वहीं पे। अगर लेवोइसर है तो लेवोइसर एल से वर्ड क्या लिखोगे? लश्शरफ, और लश्शरफ मतलब मेटल, तो मेटल नॉन मेटल वाली चीज लेवोइसर ने दी थी, प्राउड्स हाइपोथेसिस ने हाइड्रोजन दिया था। लिख लो बेटा इस चीज को, लिख लिया तुम लोगों ने? पुराने वाले भूल जाओ तुम, रट लेना। चलो हाँ, चलो डॉबरिनर ट्रेट, ये तो वर्ड से क्लियर हो रहा है अपने को। ट्रेट मतलब 3-3 एलिमेंट के पेयर लिए इसने, और डॉबरिनर साइंटिस्ट था, उसने कैसे निकाला? उसने बोला कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज वेट सेंट्रल वाले के एवरेज वेट, सेंट्रल वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देता हूं मैं तुमको, ठीक है। डॉबरिनर से क्वेश्चन क्या आएगा? पेयर पूछता है वो कोई भी 3 पेयर देगा और तुमसे पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूं, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरॉन का वेट कितना होता है बेटा? 10। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 10 और 14 कितना होता है? 24। 24 डिवाइड विद 2, 12। तो ये चीज सही है ना, कार्बन का वेट 12 होता है, तो कार्बन सही जगह आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही रखाना चाहिए, ठीक है। तो डॉबरिनर्स ने जो उस टाइम पे, उसके टाइम पे जो एलिमेंट्स मिले थे उसके 6 एग्जाम्पल हैं अपनी बुक में टोटल, वो 6 ही याद रखने। समझ में आया ना कैसे करना है ये? और एवरेज कैसे निकालते हैं लिख लेना 1-2 एग्जाम्पल साइड में, क्योंकि पता है मेरे को कितना ज्यादा आता है तुम लोगों को, ऐसा इसीलिए, ठीक है। अब इसके पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेट, ट्रायड ट्रेट। फर्स्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेट। इसके पहले वाले ने क्लासिफाई नहीं कर पाया था ना, एक ने तो बोल दिया सब हाइड्रोजन से बने, तो क्या ही क्लासिफिकेशन। और दूसरे वाले ने क्या बोला कि मेटल नॉन मेटल, तो उसने तो थोक में आधे अलग कर दिए आधे अलग कर दिए, तो कोई क्लासिफिकेशन थोड़ी हुआ। इसने कोशिश की थी उसको थोड़ा टेबल में जमाने की कि हाँ ये आएगा फिर ये आएगा ऐसे करके, तो ये पहला ऐसा बंदा था जिसने कोशिश की थी टेबल में जमाने की, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है कि फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेट टू क्लासिफाई पीरियोडिक टेबल, ये लिख सकते हो। चलो इस पॉइंट को पूरे लिख लो यार। फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेट, फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेट, फिर क्या लिखा? टू क्लासिफाई पीरियोडिक टेबल। ये ट्रेट है और वो ट्रायड है। क्लासिफाई पीरियोडिक टेबल,
अगला एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। आया समझ में? अब एग्जांपल लिखवाऊंगा मैं इसके, ठीक है? इतना लिखा सारे लोग, एक बार बोलता। फर्स्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेट। इसी पॉइंट को बहुत बेटर तरीके से बुक की लैंग्वेज में लिखा है। फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेट टू क्लासिफाई पीरियोडिक टेबल, ठीक है? और क्या बोला था इसने? एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू थर्ड एलिमेंट, ठीक है? अब पीरियोडिक टेबल मैंने याद करवा दी है, ठीक है? जिनने नहीं किए कर लेना यार, ठीक है? लाइव है बैकना अपनी, ठीक है? हेलिना की रब से फरियाद, ये वाला हो गया, ठीक है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रावी, बैगन, आलू, गाजर, जी है ना, इन थैला, कहे सीताजी, सुने प्रभु, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सब बीमार, ओरिजिनल स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे ना, अगर कर 0 रन, ठीक है? अब इसमें मेरे को याद करवाने कौन कौन से, मैं सीधा गोले मार्क कर रहा हूं। ये 3, ये पता है बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं। उसने पता है क्या किया है बुक में? सीधा एग्जांपल लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला एग्जांपल ऐसे करके 6 लिखे हैं, और वो तुमको क्या ऑप्शन में 6 के बाहर नहीं देगा, ये 6 ही आएंगे जो मैं मार्क करवाऊंगा, 7वां एग्जांपल आएगा ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे तुम रटने जाओगे और इधर फिर कंफ्यूजन जाएगा। तो जो इमेजेस से याद होती है ना चीजें, वो बेस्ट होती है, ठीक है? पहला कौन सा? ये। दूसरा ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, याद रहेगा 1 2। तीसरा क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है? ये एग्जांपल्स हैं उसके कि लिथियम और पोटेशियम का एवरेज वेट सोडियम के बराबर आएगा, पोटेशियम और सीजियम का एवरेज वेट रुबिडियम के बराबर आएगा, कैल्शियम और बेरियम का एवरेज वेट स्ट्रोंशियम के, जिसपे डॉबरिनर ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो हैं ये, ठीक है? डॉबरिनर के टाइम पे सारे तो डिस्कवर हुए नहीं होंगे, तो जिस पे डॉबरिनर ने किए थे वही मार्क करने अपने को बस, ठीक है? फिर इधर से आता है अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन था क्या? हाँ, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम, और ये 3 4 5 और 6, समझ गए? लिख लो जल्दी, टेबल बना लेना, ऐसी बना के लिखना। देखो डायरेक्ट लिखोगे रट नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा आएगा ना फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम, तो तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सा एलिमेंट किस में मिक्स करना है। लेकिन टेबल से अगर देखोगे, हाँ पहली लाइन हटा दो इधर से, और ये 3 ये 3 ये 3 का सेट, इन 3 का सेट, इन 3 का सेट, और ये 3 का सेट, ठीक? क्या दिक्कत है? देखो एक और, अब ये जो कुछ एग्जांपल लिखे ना मैंने 6, ये 3 और ये 3, अब इन तीनों सबके वेट लिखवा के देखो, सबके वेट याद नहीं रखने। अगर क्वेश्चन आता है तो या तो खुद वेट देगा या फिर ऐसा एग्जांपल देगा जिनकी वेट तुमको याद है, ठीक है? तो या फिर अपन सीधा एग्जांपल याद रख लेते ना, वहां निकालना क्यों है? वो 4 ऑप्शन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉबरिनस ट्रेट? ए ये 3 दे दिए, बी ये 3 दे दिए, सी ये 3 दे दिए, और डी ये 3 दे दिए। तो अपने को याद होगा डायरेक्ट कि हाँ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आता है, तो सीधा आंसर लगा देंगे। वरना तुम वहाँ वेट से निकालने बैठोगे, कैलकुलेट करोगे इतना सारा 4 ऑप्शन के लिए, फिर मैच करोगे कौन सा जा रहा है, तो इतना टाइम नहीं है ना, ये 6 के बाहर नहीं जाता, ठीक है? तो हाँ, लिथियम का वेट 7, सोडियम 23, ये 39, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 23 आ गया। क्लोरीन का वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 137, 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2 81.2 आया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 40 + 137 डिवाइड बाई 2 88.5 अप्रॉक्स में आ रहा है ना सब, ठीक है? दिख रहा है ये तीनों, तो इनके वेट्स लिख लो, ठीक है? सारे लिखने की जरूरत नहीं, 3 लिखे और 3 उसने डायरेक्ट एग्जांपल दे दिए थे, तो तुम भी डायरेक्टली याद कर सकते हो उसको, ठीक है?
अब इसका ड्रॉबैक क्या है डॉबरिनर्स का? डॉबरिनर का नेगेटिव पॉइंट क्या है? ड्रॉबैक मतलब नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। देखो यार एफ ब्लॉक तो अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, वो आखिरी के, तो उस टाइम पे तो तुमको क्या लगता है एफ ब्लॉक होंगे? नहीं होंगे, तो वो हटा दो। और डी ब्लॉक में रिसेंट के पहले मेंडलीव की टेबल देखोगे तो वो टेबल एक डब्बा थी जिसमें डी ब्लॉक ऐसा अलग से कुछ नहीं था। देखिए मेंडलीव की टेबल, ठीक है, तो मेंडलीव की टेबल ऐसा डब्बा थी, उसमें डी ब्लॉक नहीं था, और एफ ब्लॉक तो अभी भी डिस्कवर हो रहा है, तो इसके टाइम पे तो और भी नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लिख लो ये पॉइंट। डी और एफ ब्लॉक के लिए अप्लाई नहीं होता। डी ब्लॉक यहाँ पे आता है कैल्शियम के बाद, इसमें यहाँ आएगा, इसमें यहाँ आता है, ठीक है, तो वो तो लिखा ही नहीं मैंने, तो लिख लिया, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? हाँ, ये 6 याद कर लेना, इसी से ये बना के ही याद होगा, डायरेक्टली याद करने जाओगे भूल जाओगे, ठीक है, मिटा दूं। अगला साइंटिस्ट, चौथा, न्यूलैंड्स, नई जमीन, ठीक है, न्यूलैंड्स। इसने जो लॉ दिया था उसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट वर्ड पता है ना? ऑक्ट मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। इसके पहले ट्रायड था, तो वो याद रह जाएगा कि 3 से, न्यूलैंड ट्रायड तो नहीं बोलोगे ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव याद ही रहता है, तो न्यूलैंड ने 8 वाला कुछ था इसमें, और इसके पहले क्या था? डॉबरिनर्स ट्रायड था वो, तो डॉबरिनर ने 3 वाला पेयर वाला दिया था। उसके पहले 2 ही साइंटिस्ट थे, एक अपना कौन सा था, छोड़ो यार, पता नहीं क्या थे, प्राउड्स हाइपोथेसिस, और प्राउड्स का हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस H से हाइड्रोजन, और सेकंड था अपना लेवोइफर मेटल नॉन मेटल वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे अपने को, तो ऑप्शन में साफ पता लग जाता है कि साइंटिस्ट नहीं भी याद रहते हैं, तो ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, चलो अगला वाला। न्यूलैंड्स ने क्या बोला? देखो पहली चीज तो ये है कि न्यूलैंड के टाइम पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर नहीं थी, तो तुम कोई भी चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर मत करना, मॉडर्न से कंपेयर करोगे तो चीजें गलत जाएगी। तुम किससे कंपेयर करोगे? मेंडलीव वाली टेबल से, या उसके आसपास कोई सी जो टेबल उस टाइम बनी होगी उसके आसपास। एक पहले 2-3 चीजें याद रखना, नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है, नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हुई थी, ये डी एंड एफ भी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये 2 चीजें तुम इंक्लूड नहीं करोगे कोई भी टेबल में, मेंडलीव तक नहीं करोगे, ये सिर्फ मॉडर्न में ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लाइबे बैकनॉफ लिखता हूं वो क्या लिखूंगा? सिर्फ लाइबे बैकनॉफ, नहीं थोड़ी लिखूंगा, नहीं तो 0 ग्रुप है ना, समझ गया ना, तो 0 ग्रुप इसके टाइम पे डिस्कवर ही नहीं था, तो इतना ही लिखा मैंने। फिर इसकी अगली लाइन क्या आती है? लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रूबी, अच्छा तो उधर के हो गए फिर, हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन तो नहीं लिखूंगा, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर ये स्कैंडियम, स्कैंडियम तो डी ब्लॉक का हो गया ना, फिर ये बीच में आता है, वैसे यहाँ डी ब्लॉक आएगा, ठीक है। स्कैंडियम से जिंक, ये क्लियर हुआ है? क्या बनाया मैंने? ठीक है, नहीं हुआ आपको याद ही नहीं टेबल, इसीलिए, ठीक है। बाकियों को समझ में आया ना क्या बनाया मैंने? 0 ग्रुप इंक्लूड नहीं था तब, तो वो मैंने हटा दिया, बाकी ये सारे थे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये जो बंदा था न्यूलैंड, इसने क्या बोला कि पहला जो पीरियड, पहला जो एलिमेंट है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या एक ऐसे रिएक्शन देता है, सामने वालों को ऑक्सीडाइज करता है कि रिड्यूस करता है, क्या करता है, तो जो भी इसका काम है या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो किससे सिमिलर होगी? हर 8वें नंबर वाले पे। जो, और इसने एग्जाम्पल किसका दिया था? सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है, वो होता है ना, तो उसमें ये, हाँ, स्वर वाला, तो ये ना सा रे, रुको यार, गा मा ध नी, फिर वापस सा आ जाता है, ये होता है ना सारे गामा पाधा नी सा, तो वापस सा आ गया ना, या सा सा जो भी है, ठीक है। तो उसने बोला था हर 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा फर्स्ट वाले से,
अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लिथियम 1 नंबर दे रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वापिस ये आ गया। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, वापिस से एक, ये इसी को एक 2 हर 8th एलिमेंट 1 से शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी उठा लो, बोरॉन उठा लिया तो बोरॉन को 1 अगर नंबर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोरॉन की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, उस वहां से जो भी 8वें नंबर पे आएगा, मतलब एल्यूमिनियम। ऐसे सारे सेम सेम। क्लियर हुआ है? ये तीनों साथ में आएंगे, ये दो साथ में आएंगे, इनकी प्रॉपर्टी सेम सेम होगी। क्लियर हुआ है? तो इसने ये बोला था कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करता है, ये इसका स्टेटमेंट था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का। और ये कहां तक वैलिड था? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। ये कैल्शियम भी इंक्लूड है इसमें। कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं था, क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, इसीलिए। मतलब डी ब्लॉक उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन कुछ आयरन तो डिस्कवर हो गया होगा ना यार, आयरन बहुत पुराना है, लोहा, तो वो तो आ गया होगा कहीं ना कहीं बीच में। तो फिर वो लिंक टूट गई थी यहाँ पे कि मान लो अगर 0 ग्रुप भी आ जाता तो 8वां तो 0 ग्रुप पड़ जाता ना, तो वो तो था ही नहीं, इसीलिए उसको हटा दिया। बीच में अगर कोई भी एक भी एलिमेंट आ गया तो 8वां वापस यहाँ नहीं आ पाएगा, वहीं रुक जाएगा, या फिर सेकंड पे आ जाएगा। इधर आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, बाकी सबको आ रहा है ना? तो इसका एक ही स्टेटमेंट था कि हर 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करता है, इतना ही है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक्सेप्शन क्या है इसका कि इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं है। ये जो मैंने गोले बनाए इतने गिने चुने एग्जांपल है इसके बस, ठीक है, लिखो जल्दी। और डी ब्लॉक में 10-10 एलिमेंट आ जाएंगे तो वो इतना गैप तो कवर ही नहीं हो पाएगा ना 8 का, इसीलिए। तो इसके एक्सेप्शन में क्या लिखोगे? अच्छा, पहले एक्सेप्शन के पहले इसका पॉइंट लिखोगे। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बोलो या डीमेरिट, ठीक है, डीमेरिट ज्यादा बेटर वर्ड है, एक्सेप्शन वर्ड गलत है, ठीक है। नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी तो इसका पॉइंट यह था कि दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, लिखते जाना साथ साथ में ना, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। कोई डाउट तो नहीं है? नोबल गैस जब डिस्कवर हो गई थी पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद फिर ये गलत हो गया ना, तब फिर 9वां एलिमेंट आ रहा है वो तो, लेकिन इसने 8th का बोला था, तो नोबल गैस डिस्कवर होने के बाद ये इसका पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला एक और यहाँ पे, इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। क्यों? बिकॉज आफ्टर कैल्शियम डी ब्लॉक comes with the extra 10 element, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 8 का गैप, है ना, डी ब्लॉक के 10 एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना एलिमेंट, तो वो गैप ही नहीं रहा उतना, अपने को तो 8-8 का गैप चाहिए था। तो ये ऐसा कैसा लिखो पूरा, ठीक है। पहले पॉइंट लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसने किसका एग्जांपल दिया? ये सुर वाला, सारे गामा पाधानी, फिर सा जैसे 8th वापिस रिपीट होता है वैसे इसने कुछ एलिमेंट बताया। एक्सेप्शन क्या था कि कैल्शियम के बाद नहीं अप्लाई होता है, और जब पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस डिस्कवर हो गई थी तो तब भी फिर ये फेल हो गया। क्लियर है? ये एक्सेप्शन बोला है, इसको ड्रॉबैक्स बोलो, ड्रॉबैक्स बेटर वर्ड है, ठीक है। पॉइंट लिखना तो नहीं ना, प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू सोडियम, प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम। लिखना हो तो अपनी भाषा में एक पॉइंट एक एग्जांपल लिख लो बस, कि प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू सोडियम, ठीक है, ये एक पॉइंट लिख लो बस। प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू द
सोडियम। अब देखो मेरे को ये चीजें पढ़ाने में आसान क्यों या सिंपल क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा दी और याद करवा दी है। अगर पीरियोडिक टेबल तुमको याद नहीं होती तो तुम ये सोचते रहते कि मैंने या तो ये कैसे लिखे, या फिर सोडियम का सिंबल ऐसा क्यों है, लिथियम का सिंबल ऐसा कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैंने कुछ बेसिक्स पढ़ाया है पहले, ताकि मैं को ये सब चीजें आसानी से स्मूथली पढ़ा दूं। काम का था कि नहीं बेसिक्स, है ना? था बहुत, वरना सच में यहाँ फिर तुमको बहुत दिक्कत आती समझने में। जो मैंने इधर तुमको ट्राइड के याद करवाया, फिर तुम यही पहले तो तुमको वही याद नहीं होता टेबल, तो ट्राइड कैसे याद करते हैं? टेबल याद थी तभी तो ट्राइड सिंपल पढ़ा, वरना फिर अलग से 6 और रटने पड़ते हैं और वो भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें सिंपल लगेगी यार अगर बेसिक्स याद कर लिया ना। और बेसिक्स ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दो, जैसे जैसे टाइम मिलता जाए बीच में पढ़ते रहना। उसको यही समझना है कि पीरियोडिसिटी में इंक्लूड ही है वो, बेसिक्स पीरियोडिसिटी में इंक्लूड है, ये समझना, उसको अलग से मत समझना। यही तो है, नीट टफ नहीं, नीट वास्ट है। ऐसा केमिस्ट्री जब पढ़ लोगे ना पूरा तो तुम खुद ही बोलोगे कि नहीं सिंपल है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि रिवीजन में दिक्कत होती है। फिर रिवीजन एक दिन में तुम पूरा नहीं कर पाओगे। ये बायो में 32 चैप्टर है, बहुत होता है 32 चैप्टर, और 32 चैप्टर की एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाना, कॉम्प्लेक्स वाले ढूंढ ढूंढ के वहाँ फंस जाते हो। चीज़ें तुमको पता होगी कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, सेल क्या होता है पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पता होगा, लेकिन वहाँ से जब पॉइंट में क्वेश्चन आएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और बीच में जरा सा भी इज एन एम आर द नॉट को हटा दिया, वहाँ फंसते हो। एक नॉट लगा देगा या मोर को लेस कर देगा, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट चेंज कर देगा वो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को आया था, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन लिखते हैं ना 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो जो 12H2O इधर बन रहा है या फिर उधर जो निकल रहा है 6H2O, वो कहाँ से आता है, ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कहाँ से आता है, एनसीईआरटी में लिखा है, तुम लोग पता करके लाना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस 6O2 + 6 वाटर, ये रिमूव होता है। तो मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, बट या तो ये या ये क्वेश्चन में कुछ था कि ये 12 वाटर आ कहाँ से रहे हैं और 12 ही क्यों आ रहे हैं। हाँ इसी का था शायद, प्रोडक्ट का नहीं था। नहीं है, तुम नहीं पढ़ते हो। पॉइंट तो है, ये मुझे पता है कि बुक में दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी से ढूंढ के लाना कल, ठीक है। ये कि 12 ही क्यों आया है, ये पॉइंट है, ढूंढ के लाना। हाँ मैं 12 वाटर को लिखा है मैंने वो, ये मत बोल देना बैलेंसिंग हुई है, बैलेंसिंग कोई रीजन नहीं है, एक रीजन है जिसकी वजह से 12 वाटर लग रहे हैं, वो ढूंढ के लाना, एनसीईआरटी में लिखा है। कौन है अगला, लॉथरमियर कर्व। फिर एक ये कि ऐसा कौन सा यूकैरियोट है जो यूनिसेल्युलर है, नहीं बोला, ऐसा कौन सा यूकैरियोट है जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है। प्रोटिस्टा हटा दो, पूरा प्रोटिस्टा हटा दिया, पूरा प्रोटिस्टा हटा दिया, बात खत्म। अब बोलो प्रोटिस्टा जो कि वो खुद ही यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है पूरे, उसके अलावा बताओ प्रोटिस्टा के अलावा। चलो अगला टॉपिक पढ़े। अगला क्या था, मतलब कौन सा पॉइंट है, 5वां, लॉथरमियर कर्व, ठीक है, लॉथरमियर कर्व, ठीक है। इसने ग्राफ प्लॉट किया था लॉथरमियर ने, ठीक है। ग्राफ में इधर बना हुआ, पॉइंट्स वहां लिख दूंगा, क्या हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में, ठीक है। किन किन चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, पहले तो ये याद रखोगे, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसकी देखो एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ, ट्रिक बोलो कुछ भी, उसको तुम लोग याद करो। ट्रिक कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। बचपन में सब लोग उस जो झूले पे क्या बोलते हैं, फिसल पट्टी पे फिसले हो ना, ठीक है, स्लाइड, हाँ अंग्रेजी, ठीक है। ये होता है
ये कर्व जैसे दिख रहा है ना कि यहाँ से मैं चढ़ा और यहाँ उतरा, ठीक है। मेरी साइड से मैं स्टार्ट करूंगा, तुम उधर से स्टार्ट मत करना, गलत चला जाएगी अपनी ट्रिक, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इधर से नहीं आएंगे ना। अगर कर्व अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से मैं स्लाइड बनाऊंगा, ठीक है। तो इधर से स्लाइड बनाई मैंने। कोई स्टूडेंट पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों की लाइन लगी है, ऐसा याद रखना। तो जिसके नेगेटिव में नंबर है, अरे मतलब बच्चे हैं पढ़ने वाले, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर वाला 0 पे होगा बेस पे। अब वो यहाँ से शुरू करेगा पढ़ना धीरे धीरे धीरे, ठीक है। बीच में बैठिए और टॉप पे पहुंचा। टॉप पे पहुंचा तो टॉप पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले। नेगेटिव वाले ने स्टार्ट किया, कोशिश की, पॉजिटिव पे पहुंचा। पॉजिटिव वाला फिर स्लाइड करेगा धीरे धीरे, तो रहेगा तो फिर भी थोड़ा पॉजिटिव। टॉप पॉजिटिव ये है, थोड़ा उससे कम पॉजिटिव ये, इतना याद है। तो 3 चीजें याद हुई। नेगेटिव, नेगेटिव ये यहाँ आएगा ना, वैसे मतलब शुरू किया है उस नेगेटिव वाले ने। तो नेगेटिव वाले ने शुरू किया है पॉजिटिव कम पॉजिटिव, ये याद हुआ थोड़ा पक्का। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? पहला ग्रुप, याद रखना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, और सारे मेटल हैं पहले वाले में, और आसानी और एक ही आउटर मोस्ट में आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहाँ आएंगे? टॉप पे। फर्स्ट ए बोलते हैं उनको, अल्कली मेटल, ठीक है। फिर सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सेकेंड ए, ठीक है। तो यहां पे आता है सेकेंड ए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन वाली फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आती है यहाँ पे। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीन फैमिली बोल देता हूं मैं, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। और फिर जब कर्व बनेगा ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसके बेस पे आएंगे मेटलॉइड्स। ये 4 क्वेश्चन दिए, मतलब पॉइंट दिए थे इसने। इसने क्या बोला था कि जो कर्व है अपना, कर्व के टॉप मोस्ट पे कौन आएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को क्या बोलता हूं मैं? मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसी का अदर नेम क्या है? अल्कली मेटल। तो वो अल्कली मेटल के नाम से भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर अल्कली मेटल्स को ग्रुप से पूछे तो क्या बोलोगे? फर्स्ट ए ग्रुप, याद रहेगा। फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकंड टॉप मोस्ट वाला हो गया। फिर डिफेंडिंग कर्व पे कौन आएगा? डिफेंडिंग कर्व। डिफेंडिंग कर्व मतलब नीचे जाने वाली स्लाइड, असेंडिंग चढ़ने वाली, डिफेंडिंग उतरने वाली। तो डिफेंडिंग कर्व पे कौन आता है? सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकेंड मोस्ट, साथ साथ में लिखते जाओ, टाइम बचेगा तुम्हारा। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। इसको सेकेंड ए ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड ए, अल्कली अर्थ या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तीसरा टॉप मोस्ट हो गया, डिसेंडिंग कर्व हो गया। असेंडिंग कर्व पे कौन थे? चढ़ रहे थे बच्चे जो कम पढ़ते हैं, जो पढ़ गए वो टॉप पे पहुंच गए, लेकिन ज्यादा तेज चल रहे थे तो फिर नीचे उतर गए। चलो हाँ, असेंडिंग कर्व पे कौन आएगा? मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। हेलोजन बोलते हैं उनको, है ना, हेलोजन ग्रुप। या फिर वो कौन सा है? बी का भी 7th बी है, ये 8th हो गया, 7th बी बोलते हैं उनको, ठीक है। ये याद रखोगे, सॉरी। हाँ, इतना क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है। अब एक और देखो, ये कहीं ना कहीं नॉन मेटल है ना, ये वाले पॉइंट का है नॉन मेटल है। ऊपर वाले दोनों कहीं ना कहीं मेटल्स हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स भी तो आते हैं ना। तो मेटल इस साइड वाले पे थोड़े रहे, नॉन मेटल इधर है, तो मेटलॉइड्स कंफ्यूज थे कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। कुछ बच्चे होते हैं ना इधर से चढ़ने की कोशिश करते हैं, होशियार, ठीक है। तो मेटलॉइड्स जो है वो कंफ्यूज थे कि इधर से चढ़े इधर से चढ़े, तो वो ग्राफ में नीचे ही रह गए, ऊपर नहीं पहुंच पाए।
तो ग्राफ के बेस पे कौन आता है? मेटलॉइड्स। तो टॉप मोस्ट, डिसेंडिंग कर्व, असेंडिंग कर्व और बेस ऑफ कर्व, बेस पे कौन आएगा? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, अब इसका कर्व बनाऊंगा मैं। ठीक है, देखो अब अलग पेन तो अपने पास है क्या? हरे वाले चलते हैं अपने, चलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और फीजियम, समझ गए? ठीक है, असेंडिंग पे है, टॉप पे यहाँ है ये। असेंडिंग नहीं बोलोगे, टॉप मोस्ट पे ग्राफ के। इतना क्लियर हुआ? फिर बनाते हैं डिसेंडिंग वाले। ये यहाँ पे डिसेंडिंग वाले पे कौन है? ये सारे देखो, हर कर्व का डिसेंडिंग पे गोला बना रहा हूं मैं बस। डिसेंडिंग वाले गोले पे कौन है? सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, वो लास्ट वाला 7th पीरियड नहीं लिखते कभी, बोला था मैंने, इसीलिए बाप के बाद राजी नहीं लिखा और फिजम के बाद फ्रेंचम नहीं लिखा। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा कौन सा लिखेंगे अपन? असेंडिंग कर्व पे, ये जो चढ़ रहे थे कुछ असेंडिंग वाले, इन पे क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, इसको यहाँ लिखते हैं अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, लाल पेन चल रहे हैं क्या? चल जा। कहाँ से लिखें इसको? ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं हैशटैग डाल देता हूँ नीचे से। ये क्या है हैशटैग वाले सारे? मेटलॉइड्स। क्लियर हुआ? ये ग्राफ बनाना है ऐसा। ठीक है, और इसमें भी फिर अब मैं तुमको समझा देता हूँ ग्राफ। ये तो मेरा काम हो गया बनाने का, अब समझाने का काम बचा है। मेटलॉइड्स के साथ ट्रांजिशन मेटल भी लिख देना ना, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन, मतलब डी ब्लॉक वाले ये आते हैं बॉटम पे, याद रखना। ये कुछ चीजें इसने बताई थी उसके बाद। अच्छा, ईस्ट इज द ओनली यूनिसेल्युलर फंजाई, ओनली। प्रोटिस्टा तो सारे यूनिसेल्युलर है, लेकिन फंजाई में एक ही है, ईस्ट। तो क्वेश्चन आता तो ऐसे ही पूछता है, एक्सेप्ट प्रोटिस्टा पूछ लिया तो कि में था ईस्ट पहले। अगर मान लो मैंने यही क्वेश्चन दे दिया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर एक्सेप्ट प्रोटिस्ट, बताओ कैसे बताते? और उसमें अगर वो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल डाल देता और तुम एक्सेप्ट नहीं पढ़ते तो तुम सीधा प्रोटिस्टा पे टिक करते, कोई सा भी अमीबा, यूग्लिना ये डाल देता, तो तुम देखते से अमीबा क्लिक कर देते। और चौथे नंबर पे अगर ईस्ट दिया होता तो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो गलत होते हैं। पढ़े सब होते हैं कि हाँ ईस्ट क्या होता है, कहाँ होता है, प्रोटिस्टा, अमीबा सब पढ़ा होता है, लेकिन गलत फिर भी जाता है। यही गलत नहीं करने होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक लिखी, लिखो, बाद में भूल जाओगे। हाँ, नहीं लिखा करो सच में। मैं जब भी पढ़ता था और टीचर अगर कुछ भी ट्रिक बोलता उसी की भाषा में फटाफट लिख लेता था, ताकि वो याद रहती है हमेशा। और अगर नहीं लिखी तो बाद में भूल जाते हैं। अपन अपनी भाषा में लिख लेना है ना, स्टूडेंट्स के हिसाब से। क्लास का टॉपर टॉप पे बैठा है, सेकंड टॉपर ठीक है, उनको स्लाइड करने का मौका मिला है। हाँ, क्लास अभी 7, मोस्ट प्रोबेबली 7, 5, 7, 10 हार्डली। ठीक है, टॉपर क्लास का टॉप पे बैठा है, फिर जो थोड़ा बहुत टॉपर के पीछे सेकंड थर्ड रैंक वाले उनको स्लाइड करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो एकदम कम पढ़ते हैं उनको तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा ना टॉप तक पहुँचने के लिए, तो वो मेहनत करके चढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अपनी भाषा में लिख लो यार इसको। ये कम पढ़ने वाले चढ़ रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स। टॉपर हाईएस्ट पॉजिटिव, लेस टॉपर सेकंड टॉपर, जो भी लिखो इसको इस भाषा में लिखना। तो चलो अब ये समझा दूं ग्राफ। चलो, लॉथरमियर कर्व ने ये कर्व दिया था, अब मैंने बता तो दिया है कि हाँ ये टॉप पे दिया है, ये दिया है, ऐसा है। ठीक है,
अब लिथियम यहाँ है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रीजियम, इसने एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बेसिस पे जमाया है। तो देखो एक्स एक्स, बेटा इधर 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 ग्राफ देखते सिखा देता हूँ। या तो एक टाइम पे एक्स एक्सिस देखोगे या एक टाइम पे वाई एक्सिस ही देखते हो हमेशा। लिथियम की बात करूँ, ठीक है, लिथियम को एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। सोडियम कहाँ आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है ये। तो जीरो से यहाँ से शुरू होता है ना कोई भी चीज, वेट है, या जीरो वेट है इसका, किसी भी चीज का, इसका वेट फिर उससे थोड़ा होगा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, तो इनका वेट बढ़ रहा है ना। और ये मुझे पता है कि यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रीजियम ऊपर से नीचे वेट बढ़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो इसने अरेंज किया है। और फिर ऊपर से नीचे साइज भी बढ़ता है, शेल बढ़ता है, तो ठीक है साइज का देख लेते हैं। वॉल्यूम मतलब साइज, लिथियम यहाँ आता है, सोडियम यहाँ आएगा, पोटेशियम यहाँ आएगा, तो सही है ना। देखो यहाँ कुछ साइज होगी इसकी, उससे ज़्यादा साइज इसकी होगी, उससे ज़्यादा और साइज इसकी होगी, तो साइज भी बढ़ रहा है। तो उसने दो चीज़ें एक्सप्लेन की कि इनका वेट भी बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पे, इनका साइज भी बढ़ रहा है, दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अगलों के लिए सेम, बेरिलियम के लिए भी ऐसे ही किया, लेकिन इसको इससे नीचे क्यों रखा, क्योंकि इनसे कंपैरेटिव वेट ज़्यादा है इसका। देखो लिथियम लिया मैंने, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो लिथियम का वेट यहाँ आ रहा है, बेरिलियम का कहाँ आएगा, अरे यार ये पेन कैसे है, समझ गया ना, यहाँ आएगा। तो लिथियम से ज़्यादा ही है ना बेरिलियम का वेट। सोडियम से मैग्नीशियम का कंपेयर करूँ तो टेबल याद है ना तुम लोगों को, पीरियोडिक टेबल, ये यार तो इधर से इधर एक और वो बढ़ते हैं ना वेट, एक एक से वेट बढ़ता है। तो अगर मैं लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करूं तो देखो मैंने बता दिया कि लिथियम का वेट कम है, बेरिलियम का ज़्यादा है। सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करूं तो सोडियम का वेट यहाँ आ रहा है, मैग्नीशियम का ज़्यादा आ रहा है। मैग्नीशियम को मैं इसका रुपये ले लेता तो गलत हो जाता ना, मैं मैग्नीशियम को मतलब इस पूरे ब्लैक वाले को मैं असेंडिंग कर्व पे अगर चढ़ा देता तो वो तो फिर सबके वेट कम हो जाते इससे, तो पीरियोडिक टेबल ही गलत हो जाती मेरी, समझ में आए। इसीलिए उसने असेंडिंग पे क्यों रखा, डिसेंडिंग पे क्यों रखा, बहुत सोच समझ के रखा होगा, मन से तो नहीं रखा, ठीक। तो ऐसे करके इन दोनों का वेट, इन दोनों का कंपेयर करोगे, इन दोनों का कंपेयर, ठीक है। अब अगले आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे। फ्लोरीन का भी भाई साइज का तो समझ जाएगा ना, फ्लोरीन का साइज यहाँ आएगा, क्लोरीन का यहाँ, ब्रोमीन का यहाँ, साइज बढ़ रहा है। वेट भी इनके बढ़ रहा है, फ्लोरीन का वेट यहाँ, क्लोरीन का यहाँ, ब्रोमीन का यहाँ, आयोडीन का यहाँ, तो वेट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इनको बाकी से अगर तुमको कंपेयर करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक कंपैरिजन में अच्छे से बता देता हूँ। फ्लोरीन का साइज यहाँ आ रहा है, लिथियम का यहाँ आ रहा है, बेरिलियम का साइज यहाँ आ रहा है, ठीक है। लाइबे बैकनॉफनी, ये फ्लोरीन, ये बेरिलियम मेरा, ये लिथियम, लिथियम बेरिलियम फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा ना इनमें, देखो फ्लोरीन तीनों में पीछे आ रहा है, सॉरी अगर यहाँ से भी गिनूँगा मैं तो ये, फिर ये, इसलिए मैंने इसको इससे थोड़ा नीचे बनाया है। तो फ्लोरीन का साइज, इन दोनों में अगर साइज देखना है मेरे को, फ्लोरीन का कम है, फिर बेरिलियम, फिर सबसे बड़ा लिथियम है, देखो दिख भी रहा है, लिथियम सबसे बड़ा होता है, फिर बेरिलियम, फिर फ्लोरीन। वेट के हिसाब से देखूंगा तो इधर से इधर वेट बढ़ता है, सबसे ज़्यादा वेट फ्लोरीन का है, फिर लिथियम का, रुको ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको कंपेयर नहीं कर रहा होगा वो, क्योंकि यहाँ पे तो फिर गलत हो जाएगा यार, अगर फिर फ्लोरीन का वेट ज़्यादा आ रहा है और लिथियम का फिर उससे ज़्यादा आ जाएगा। इसको कंपेयर मत करना, फिर फ्लोरीन वाले को बाकी से कंपेयर मत करोगे, फिर साइज में कर पाओगे, वेट में नहीं कर पा रहे अपन, खुद देख लो ना तुम लोग, मैंने रटा ही नहीं है चीज़ें, मैं खुद भी देख रहा हूँ, तुमको भी दिख रही है ना चीज़ें कि फ्लोरीन का वेट सबसे कम, फिर लिथियम का ज़्यादा, अच्छा फ्लोरीन का सबसे कम लेकिन ज़्यादा होता है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, समझ में आया। तो अगर ये गलत जा रहा है मतलब इसको आपस में कंपेयर नहीं करना है अपने को बस या तो ये लाइन कंपेयर करेंगे, मतलब ऐसे सिर्फ ब्लॉक्स, मतलब ग्रुप कंपेयर कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसे पॉइंट ऐसे ही दिए हैं उसने कि सिर्फ अल्कली मेटल को बोला है, अल्कली अर्थ बोला है, हेलोजन बोला है, तो अपन सिर्फ सारे हेलोजन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, सारे अल्कली को कंपेयर कर सकते हैं, सारे अल्कली अर्थ को कंपेयर कर सकते हैं, सारे मेटलॉइड्स को कर सकते हैं। इन सबको एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि कहीं सही जाएगी चीज़ और कहीं गलत जाएगी, फिर आया ना, ठीक है। चलो ये लिख लिया, ये ऐसे थोड़ा बहुत कुछ कंपेयर, मतलब सीख जाओगे ना, एक्स एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे देखते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम और वेट याद रखना, इनको गोले मार्क कर लेना, क्योंकि अगर ग्राफ आ जाता है और वो कुछ और चीज़ से देता है तो फिर तुम गलत करोगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखवाना है इसी में मुझे, लॉथरमियर में
क्या मिटाऊं मैं, ये मिटा दूं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, वो लिखते हैं अब, ठीक है। और देखो लॉथरमियर ने कितने ज्यादा एलिमेंट्स को ढंग से जमाया है। प्राउड्स कुछ नहीं बता पाया था ज्यादा, उसके बाद लेवोइसर ज्यादा कुछ नहीं बता पाया था। ट्रेट वाले ने कोशिश की थी सबसे पहली बार 3-3 के पेयर में जमाने की। फिर आया था 8 वाला कि हाँ 8-8 के उसमें मैं जमा देता हूँ कि हर 8वां, लेकिन वो कैल्शियम तक में फेल हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, लोथरमियर। इसने फिर भी कंपैरेटिव बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर जमा के देखा है, ये ऐसा, ठीक है, कि इनके वेट्स के बेसिस पे एटॉमिक वेट। और मेंडलीव की जो टेबल थी ना, जो अब अपन पढ़ेंगे, मेंडलीव की टेबल का बेसिक वेट था, ये अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास वर्ड यूज करते थे मेंडलीव के इसमें, और एटॉमिक नंबर यूज करते थे, रहने दो पूरा, एटॉमिक मास यूज करते थे मेंडलीव के इसमें, और एटॉमिक नंबर यूज करते थे मॉडर्न के इसमें। पढ़ा ये स्टेटमेंट सुना है, ये मैंने 9th में बहुत रटा था, 10-10, 15-15 बार लिखवाया था हमको। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। किसकी डेफिनेशन है, मेंडलीव की। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। किसकी डेफिनेशन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तुमने भी पढ़े ही होंगे, है ना। मॉसले मॉडर्न का था और मेंडलीव मास वाले में बोला था। तो इसने भी तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास यूज किया ना, मास के बेसिस पे कुछ चीजें इसने अरेंज की है, तो मेंडलीव ने इससे हेल्प ली होगी ना, थोड़ा बहुत इसकी कॉपी की होगी, थोड़ा मेंडलीव ने खुद ने दिमाग लगाया होगा। इसीलिए मेंडलीव के उसमें भी डेफिनेशन में वेट आ रहा है, उसने नंबर से नहीं जमाया, उसने भी वेट से जमाया, और इसने भी वेट से जमाया था। तो मेंडलीव की ये क्वेश्चन कभी आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था, किससे हेल्प ली थी, लोथरमियर से, ठीक है। यही पॉइंट लिखवाना है मेरे को। लिखो, लोथरमियर प्रपोज्ड ये साइंटिस्ट था, इसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, दैट द फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। देखो इसने भी वेट ही बोला और मेंडलीव भी वेट ही बोलता है, ठीक है। एंड दिस हैज बिकम द बेस ऑफ, किस चीज का बेस बनाया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है। लोथरमियर ने क्या पॉइंट बोला था, लोथरमियर प्रपोज्ड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये देखो, ठीक है, एंड दिस हैज बिकम द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये याद रखना, जो दो अंडरलाइन किया ना, एक तो वेट इसने बोला था और यही इसी का तो यूज मेंडलीव ने भी किया था, उसने भी सेम डेफिनेशन मेंडलीव ने भी दी है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। ये वाला 9 से रटते आ रहे हैं अपन, ठीक है, सेम डेफिनेशन। चलो मिटा दूं ये वाला। अब दो साइंटिस्ट और बचे, मेंडलीव और मॉडर्न। मॉडर्न में तो एक ही लाइन है, मेंडलीव में 2 लाइन है। चलो अब समझ गया ना मेंडलीव की टेबल मॉडर्न से कितनी अलग है। उसमें नोबेल गैसेस का कोई ठिकाना नहीं है, डीएनएफ का कोई अलग से ब्लॉक नहीं है, मिक्स कर रखे हैं सब, और अपने एस और पी को और अलग बिगाड़ रखा है उसने। वो देखो, अच्छा हाँ, ये चीज मैंने स्टोरी बता दी ना मेंडलीव वाली। मेंडलीव को टेबल सपने में आई थी, उसने खुद ने नहीं बनाई थी, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत सपना याद रहा होगा, आधा अधूरा, तो थोड़ा दिमाग उसने लगाया होगा, ऐसे करके उसने उसकी टेबल बनाई है। चलो अगला टॉपिक कौन सा, 6 नंबर का है, क्या है, मेंडलीव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसने क्या बोला था, वही 9वीं का स्टेटमेंट, जल्दी आएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स,
of the elements are the periodic function of their atomic weights। ठीक है, चलो देखो मेंडलीव ने क्या बोला था, द फिजिकल एंड केमिकल, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कि चमक रहा है नहीं चमक रहा है ऐसा वाला, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन किससे कर रहा है किससे नहीं कर रहा है, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है क्या कर रहा है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, सारे एलिमेंट की जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब लाइन से, ठीक है। तो लाइन से किस बेसिस पे अरेंज किया उसने, वेट को देखते हुए, इसका वेट कम उससे ज्यादा वेट उससे ज्यादा वेट उससे ज्यादा वेट, तो वेट के हिसाब से इसने चीजें बांटी है। ठीक है, करें अगला छठा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट मतलब उसने जो भी एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर दिया था। ये मेंडलीव का एक ही पॉइंट था। ठीक है, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तुम लोग भी एक बार अपने अपने फोन में गूगल करके देख लो, उसमें देखना अपने पढ़ा ना मॉडर्न में, हे ली ना की रफ से फरियाद, तो हे ली ना की था की नहीं था की था, फिर कॉपर आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर लाइबे बैकनॉफ्नी भी पता नहीं सही है कि नहीं, उसमें सही आ रहा है लेकिन जीरो वो लाइबे बैकनॉफ्नी का नहीं होगा। ठीक है, तो आखिरी का नोबल गैस नहीं है, फिर बीच में कॉपर इसने यहाँ डाल दिया और कॉपर डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक इसने मिक्स कर रखा है कहीं इधर उधर, तो इसकी टेबल बहुत अलग है। उसके टेबल में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एस ब्लॉक अलग है, डी ब्लॉक अलग है, पी ब्लॉक अलग है, एफ ब्लॉक अलग है, ऐसा उसने कोई ब्लॉक नहीं बांटा, उसने बस एक टेबल बनाई थी, ये था। ठीक है, तो इसके डीमेरिट्स समझ गए क्या थे कुछ। अब एक चीज आती है, हाँ मेंडलीव ने, मैंने बताया था ना मेंडलीव ने टेबल कैसे डिस्कवर की, कि मेंडलीव को सपने में आई थी, फिर सपने में आई थी तो उसने उसको पेज पे उतारा फटाफट। अब जैसे उसने बोला कि हाँ मैंने एटॉमिक वेट की बेसिस पे अरेंज की, तो फॉर एग्जांपल किसी एक एलिमेंट का वेट उसको मिल रहा है 54, अगला जो वेट मिल रहा है उसको मिल रहा है 93, एग्जाम्पल मैंने दिया, तो बहुत ज्यादा गैप लग रहा है ना 54 और 93 में। तो उसने सोचा नहीं यार इन फ्यूचर कुछ ना, क्योंकि बाकी सब में इतना गैप नहीं आ रहा है, बस ये 2-3 जगह कहीं आ रहा था गैप, तो उसने बोला इतना जो गैप आ रहा है इसके बीच में कुछ तो एलिमेंट आना चाहिए, तो उसने खाली डब्बे छोड़ दिए। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखो खाली डब्बे भी दिखेंगे तुम लोगों को, तो वो जो खाली डब्बे क्यों है, क्योंकि वो वेट का ज्यादा गैप आ रहा है, आ रहा है कुछ। ठीक है, तो वेट का जो ज्यादा गैप आ रहा है वो खाली डब्बे उसने छोड़ा है। तो 4 खाली डब्बों के नाम अपने को याद रखने हैं, वो मैं तुमको मॉडर्न के अकॉर्डिंग याद करवा रहा हूँ, क्योंकि मेंडलीव की टेबल किसी को याद नहीं रहती है। ठीक है, तो अपन ने वो अपना वही बैकनॉफ्नी वाला जो है ना, ठीक है, बोरॉन के नीचे क्या आता है और कहो ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गैलियम और जर्मेनियम, ये दो डिस्कवर्ड नहीं थे मेंडलीव के टाइम पे, मेंडलीव के टाइम पे नॉट डिस्कवर्ड। अरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो चुपचाप, मेंडलीव के टाइम पे नहीं डिस्कवर हुए थे गैलियम जर्मेनियम, कुछ और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो गैलियम और जर्मेनियम गायब हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेट उसको ज्यादा गैप मिल रहा था ऊपर से नीचे आने पे, तो उसने क्या बोला, जब जैसे डिफेंडेंट होते ना, दादाजी पापा फिर बच्चे फिर उनके बच्चे ऐसे ऐसे करके, तो नाम के आगे कभी किसी को नाम लगाना हो तो बच्चों का नाम थोड़ी लगाता है कोई, पापा का ही लगाता है, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट का। तो जब यहाँ गैप था तो वो उसके आजू बाजू वाले का या नीचे वाले का नाम नहीं लगाएगा ना, उसने ऊपर वाले का नाम लगाया, किसका, एल्यूमिनियम का, लेकिन एग्जैक्ट एल्यूमिनियम नाम भी नहीं रखेगा। ठीक है, ए का एल्यूमिनियम, समझे, ए का क्यों आया था, यहां पे क्या आएगा, ए का सिलिकॉन। तो मेंडलीव के टाइम पे ए का सिलिकॉन किसको बोला था उसने, मतलब मेंडलीव ने ए का सिलिकॉन बोला था, लेकिन वो बाद में काय में कन्वर्ट हुआ, जर्मेनियम में, और ए का एल्यूमिनियम काय में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट क्या हुआ, उसका नाम बाद में जब डिस्कवर हो गया तो क्या बोला, गैलियम। अब देखो बोरॉन है, एक ए का बोरॉन भी आता है। ठीक है, वो किसको नाम दिया था उसने, स्कैंडियम को। अब अपने इसमें तो डी ब्लॉक आ जाता है ना, और डी ब्लॉक में पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, तो तुम यहाँ पे मुझे बोलोगे सर ये तो बैठ ही नहीं रहा सही, बोरॉन वहां आ रहा है स्कैंडियम यहाँ, ये तो मैं मॉडर्न के हिसाब से समझा रहा हूँ, मेंडलीव की टेबल में ये चीज ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एक और ए का बोरॉन, वो बाद में काय में कन्वर्ट हुआ,
स्कैंडियम, है ना, और एक और था एका मैंगनीज, टेक्नीशियम। डी ब्लॉक अपन पढ़ते हैं ना, मैंगनीज ही था ना, हाँ। स्कूल टीचर वेरी क्रो मांगे मैंगनीज, यारी जरा निभा मौत तक, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे फिर तो कौन सा वाला, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को क्या नाम दूंगा, एका मैंगनीज। एका मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज, और इसका नाम क्या है, टेक्नीशियम। बाद में ये नाम हुआ इसका शियम, ठीक है। एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका, तो ये मेंडलीव ने नाम दिए थे, ये मॉडर्न के नाम है, ये मॉडर्न के नाम है, ये मेंडलीव ने दिए थे। लिख लो ये चीजें चारों, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े कभी कभी, ठीक है। ये पहली चीज मेंडलीव से क्या आ सकती है, डेफिनेशन, और डेफिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेट, कि उसने एटॉमिक वेट के बेसिस पे दिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछता है कि जो गैप्स उसने दिए थे इतने ज्यादा या खाली डब्बे क्यों छोड़े, क्योंकि वेट का ज्यादा गैप मिल रहा था, सेकंड रीजन। अब वो जो गैप था, अब गैप प्रॉपर गैप नहीं रखेगा ना वो, तो उसने उस गैप को कुछ नाम दे दिया, किसके बेसिस पे दिया, उसके ऊपर वाले एलिमेंट के बेसिस पे। एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये यहाँ पे अपने इसमें नहीं आ रहा है, मेंडलीव की टेबल देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं से ये स्कैंडियम और बोरॉन का भी तुमको मैच हो रहा होगा। तो एका बोरॉन जो कि बाद में स्कैंडियम हुआ, और एका मैंगनीज, ये तो यहाँ भी मैच हो रहा है, एका मैंगनीज रख दूंगा टेक्नीशियम का नाम। क्लियर हुई ये चीजें चारों, ठीक है, चारों याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक और जो चीज आती है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो एक और चीज क्या पढ़नी है अपने को, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की टेबल के डीमेरिट्स क्या आते हैं, ठीक है। चलो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहला पॉइंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे दी थी। सेकंड पॉइंट, ये चारों चीजें याद रखना, एका वाली अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। तीसरा पॉइंट, इसके डीमेरिट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मेंडलीव के 4 ही डीमेरिट से पीरियोडिक टेबल के। देखो पहला, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और अल्कली मेटल में ऊपर रखा तो भी सही बात है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन या हेलोजन ग्रुप के ऊपर रखूंगा तो भी सही बात है, उसकी भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कभी इधर रख सकते हैं, कभी इधर रख सकते हैं, तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हुई ना, ठीक है। तो ये उसका डिमेरिट हो गया कि अल्कली मेटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और हेलोजन में भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, हाँ। और फिर सेकंड पॉइंट, निकल और कॉपर, इसने क्या बोला, मैंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे जमाई है, बोला था ना इसी के वर्ड से है कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे जमाई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम वेट ज्यादा। लेकिन इसकी टेबल जब देखोगे तो उसमें इसी की गलती है कि निकल का वेट 58.71 होता है, कोबाल्ट का वेट 58.93 होता है। वेट किसका ज्यादा है, कोबाल्ट का। तो यहाँ पे इसने फ्लक्चुएशन किया था, कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, ज्यादा वेट वाले को पहले रख दिया इसने, कोबाल्ट वाज प्लेस्ड, ये ज्यादा है ना इसका 9.93 है, ये 71 है, दिख रहा है अपने को। तो कोबाल्ट का वेट ज्यादा है, फिर भी इसने उसको पहले रखा और उसके बाद निकल रखा, तो ये खुद ही गलत हो गया उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज हायर देन निकल, ये क्लियर हुआ। ये एनसीईआरटी के 4 पॉइंट है, ठीक है। अगला, मैंगनीज प्लेस्ड विद, देखो हेलोजन्स की अलग प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हेलोजन के आउटर मोस्ट में एक है, सारे हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे हेलोजन कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी रखते होंगे, तभी इनको हेलोजन्स बोल रहा हूँ। लेकिन मेंडलीव की जब टेबल देखोगे तो उसमें क्या है, हेलोजन्स के साथ साथ उसने मैंगनीज को भी रख दिया। मैंगनीज की तो प्रॉपर्टी एकदम अलग है और हेलोजन्स की प्रॉपर्टी एकदम ही अलग है, तो ये पॉइंट गलत हो गया ना। मैंगनीज प्लेस्ड विद हेलोजन्स बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और इसने साथ में रख दिया, तो वो चीज गलत है ना, ठीक है। फिर अगला चौथा पॉइंट आता है, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, प्रोटियम ड्यूटेरियम, मतलब जिनका बताया मैंने कि मास अलग होता है लेकिन नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल इसमें ये लिख सकता हूं मैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14, 6, ठीक है। मास अलग है ना इनका, 12 और 14, तो इसने क्या बोला मेंडलीव ने कि मैंने हर चीज को मास के हिसाब से बांटा है, अलग अलग मास वाले अलग रखें, कम मास वाले पहले। लेकिन ये इसने आइसोटोप्स को तो बताया नहीं क्या करना है, आइसोटोप्स को तो मास अलग है ना, तो इसको 2 अलग अलग कार्बन की जगह देनी चाहिए थी कि इस कार्बन की जगह अलग, इस कार्बन की अलग, क्यों, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। तो ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं, टेबल में एक ही कार्बन रखा उसने,
दूसरा वाले कार्बन का कुछ बोले ही नहीं। ऐसे सेम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, तो उसने 3 हाइड्रोजन अलग अलग कहीं नहीं बताए, सिर्फ एक बोल दिया हाइड्रोजन, वो भी गलत बताया, कभी इधर कर रहा था। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट है मेंडलीव के डीमेरिट्स। ठीक है, लिख लिए? ठीक है, गुड। अगला लास्ट बचता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें कुछ भी नहीं है, बस एटॉमिक नंबर लिखना और हेडिंग चेंज करनी है को। 7th का नाम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कोई एक बंदे ने नहीं दी है, पहला पॉइंट याद रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 3-4 या 5-6 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने मिलके दी है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? मॉसले। इसका दिमाग सबसे ज्यादा था उसमें। मॉसले एंड बोलते हैं कलीग्स, ठीक है, तुम दोस्त लिख लो, समझ जाओगे। मॉसले एंड दोस्त। उस दोस्त में कौन आते हैं? बोर भी आ गया, फिर और भी जितने साइंटिस्ट आएंगे ना दूसरे वो सब आ जाते हैं। मेन कौन है? मॉसले, याद रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है? मॉसले ने। मेंडलीव की तो मेंडलीव नहीं दी है, मॉडर्न मॉसले ने दी है। ये क्या बोलता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। हिंदी में बोलूं तो इसने क्या किया? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाया है। एटॉमिक नंबर किस चीज से डिफाइन करता हूं मैं? प्रोटॉन से। ये तो पढ़ा ही नहीं है, प्रोटॉन से, पता है? ठीक है, किसी भी जिसका एटॉमिक नंबर बोलना होगा तो उसका प्रोटॉन देख लूंगा, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर, और अगर वो न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने जो पूरी टेबल जमाई है वो किस बेसिस पे जमाई है? प्रोटॉन के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाई तो इसमें आइसोटोप की कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि 1H1 में भी एक ही, 1H2, 1H3। इसने थोड़ी बोला कि मैं वेट के बेसिस पे जमा रहा हूँ, वेट होता तो फिर उसको 3 अलग अलग जगह बनानी पड़ती है हाइड्रोजन के लिए। इसने तो बोला नंबर के बेसिस पे, नंबर तो तीनों का एक है, तो 1 पे इसने तीनों को रखेगा हाइड्रोजन, तो वो पॉइंट यहाँ सही हो गया ना। आया समझ में क्या बोला? तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है, इतना याद रखना है। फिर इसका एक पॉइंट और क्या हो, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना अपनी रियलिटी में 3D में है, वो याद रखना। 3D में, और शेप पूछे तो सिलेंड्रिकल शेप की होती है मॉडर्न पीरियोडिक, मतलब ऐसे, ये ऐसा वाला है ना, ये। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ऐसे घूम फिर के ऐसे आ रहे हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ गए? डेफिनेशन क्या याद रखोगे? सेम वही, एटॉमिक नंबर कर दोगे, नंबर के बेसिस पे है तो आइसोटोप्स की कोई दिक्कत ही नहीं है। पक्का? चलो, आज का है पहला लेक्चर था अपना पीरियोडिसिटी का। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा अपन ने? साइंटिस्ट पढ़े, रैप अप कर देता हूँ फटाफट। 7 अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, सबसे पहला लेवोइसर ने क्या किया? एल से लश्शरफ से मेटल, तो मेटल नॉन मेटल में बांटा इसने, लेवोइसर हो गया। दूसरा है प्राउट्स। ठीक है, प्राउट्स हाइपोथेसिस था ना, हाइपोथेसिस H से H हाइड्रोजन, तो प्राउट्स ने बोला सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बनते हैं। ठीक है, और हाँ, लेवोइसर का डिमेरिट क्या था? मेटेलॉइड्स। प्राउट्स का तो पूरा ही गलत था। ठीक है, तीसरा क्या है? डॉबेरिनस ट्राइड या ट्राइड, जो भी तुम बोलो। इसने 3-3 के पेयर उठा। इसने क्या बोला? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज लूँ। हाँ, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक वेट का एवरेज लूँगा तो वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर आएगा, राउंड फिगर में अप्रॉक्स में आएगा। फर्स्ट और थर्ड इक्वल, फर्स्ट 1 + 3 / 2 = 2, खत्म। ये समझ गए? ये इसने दिया, लेकिन ये चीज कुछ ही एलिमेंट के लिए वैलिड हो पाई। 6 मैंने एग्जांपल लिखा दिए, 3 इधर से थे, 1 2 3, फिर पोटेशियम को इंक्लूड करके अगले 3, फिर कैल्शियम से यहाँ 3, और उधर फ्लोरीन को छोड़ के उसके नीचे के 3, नाइट्रोजन को छोड़ के उसके नीचे के 3 और ऑक्सीजन को छोड़ के उसके नीचे के 3। ये टोटल 6 एग्जाम्पल थे इसके। ठीक है, क्या था? डॉबेरिनर स्ट्रेट। क्लियर हुआ? डॉबेरिनर स्ट्रेट ने कुछ चीजें इसमें वही डी और एफ इंक्लूड नहीं था, उसके लिए गलत हो जाती है पॉइंट। ठीक है, फिर अगला कौन सा था अपना? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सारे गामा पाधा निशा वाला, कि हर 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है। लेकिन ये चीज कहां तक वैलिड थी? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ जाते हैं, 10 आ गए तो 8वां रिपीट हो ही नहीं पाएगा ना इस जगह, मतलब अपने टेबल के हिसाब से, तो ये गलत हो गया। और एक और डिमेरिट क्या था इसका? नोबल गैस, कि नोबल गैस भी अगर डिस्कवर कर दी तो 8वां नोबल गैस पड़ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस ऑक्टेव रूल गलत हो गया। जब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक ऑक्टेव रूल सही लग रहा था, उसके बाद वो 90 पे पड़ रहा है ना वापस, तो 8वें पे नहीं आ रहा, तो नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ऑक्टेव रूल गलत हो गया। क्लियर है? अगला कौन आता है ऑक्टेव रूल के बाद? लॉथरमियर कर्व।
लॉथरमियर ने कर्व बनाया किन किन के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट की बेसिस पे, ठीक है। और लॉथरमियर ने वेट यूज किया ना पहली बार, और इतने बहुत तरीके से मतलब कर्व बनाया ऐसा अच्छा वाला। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है मेंडलीव, उसने लॉथरमियर की स्टडी का यूज किया और उससे हेल्प ली, क्योंकि लॉथरमियर ने भी वेट यूज किया था और मेंडलीव ने भी वेट यूज किया है, ठीक है। अब इसके कर्व में भाई टॉप मोस्ट पे सबसे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट आएंगे, पॉजिटिव वाले, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप, अल्कली ग्रुप टॉप पे। फिर फिसलने का मौका उन्हीं को मिलेगा, मतलब सेकंड वाले, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आएंगे डिसेंडिंग कर्व पे हर के। असेंडिंग पे कौन आएंगे, नेगेटिव वाले, कम पढ़ने वाले या जो हो गए, ठीक है, वो चढ़ने की कोशिश, उनको सीढ़ियां चढ़नी ना अभी बेसिक, तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन वाली ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कहाँ आएंगे, असेंडिंग कर्व पे, टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप पे, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसेंडिंग पे, और बेस पे कौन आएगा, मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल। इतना क्लियर हो गया। यही चारों चीजें दी थी किसने, लॉथरमियर कर्व ने। ये हो गया अपना लॉथरमियर कर्व। फिर उसके बाद का कौन सा आता है अपना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने सेम डेफिनेशन दी, बस बोला एटॉमिक वेट के बेसिस पे। अब मेंडलीव ने फिर जब टेबल दी तो उसमें कुछ उसने ब्लॉक्स खाली छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि गैप उसको वेट का बहुत ज्यादा मिल रहा था, तो उसने बोला फ्यूचर में कुछ एलिमेंट यहाँ डिस्कवर होंगे, इसलिए उसने वेट्स छोड़े। अब वो वेट्स के नाम कुछ तो देने चाहिए ना, ब्लॉक खाली तो नहीं छोड़ सकता था, तो उसने उसके ऊपर ऊपर जो नाम थे, एलिमेंट आते हैं, उनके नाम के आगे एका एका लगा के उसने नाम दे दिए। 4 एका पढ़े थे अपन ने यहाँ, ठीक है, वो याद रख लेना। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव के कुछ डीमेरिट्स थे जो उसने खुद ने उसके मुंह से बोला कि हाँ एटॉमिक वेट की बेसिस पे अरेंज किया, लेकिन कहीं वो फंस गया कोबाल्ट और निकल में, ठीक है, वहां उसने गड़बड़ कर दी। फिर सेकंड है कि आइसोटोप्स का वेट अलग होता है हमेशा, लेकिन मेंडलीव ने बोला कि मैंने वेट्स के बेसिस पे जमाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हाइड्रोजन की तो एक ही जगह दी उसने, 3 अलग दी नहीं, मतलब आइसोटोप्स की कोई पोजीशन फिक्स नहीं की उसने, ठीक है। वेट उसने खुद ने बोला और उसमें उसको गड़बड़ कर गया। और 2 पॉइंट और क्या थे, हाँ हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, क्योंकि अल्कली मेटल में भी आउटर मोस्ट में एक है, फ्लोरीन वाले ग्रुप में भी आउटर मोस्ट में एक है, तो दोनों जगह उसको रखूं तो सही बात है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया था। और एक और क्या है, 4 पॉइंट है ना बेटा, देखो उसमें, देखो देखो देखो, हाँ हैलोजन के साथ उसने मैंगनीज को रख दिया था। मैंगनीज की एकदम ही अलग प्रॉपर्टी है, अभी पढ़ता हूँ, डी ब्लॉक में आता है, आउटर मोस्ट उसका इलेक्ट्रॉन डी में आता है, और फ्लोरीन वाले सबका आउटर मोस्ट पी में आता है, तो प्रॉपर्टी पूरी अलग चली गई ना। लेकिन अपने क्या, मेंडलीव ने क्या किया, मैंगनीज को इनके साथ ही रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ। तो ये पॉइंट भी गलत है। तो 4 डीमेरिट से क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये 4 ही डीमेरिट्स एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट अपने को याद करना है, बस 4 के अलावा 5वां है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट कौन आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसले ने मेन दी थी, इसके साथ और भी उसके कलीग्स थे साथ वाले। इसने क्या बोला, मैंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाई है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 3D में सिलेंड्रिकल शेप की होती है, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो पहला लेक्चर अपना पीरियोडिसिटी का आज यहाँ एंड होता है। कल कुछ बेसिक्स पीरियोडिसिटी का जो इस चैप्टर के लिए लगेगा वो पढ़ाऊंगा, उसमें वैलेंसी और वैलेंसी से कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें। और पूरी पीरियोडिक टेबल के जैसे मैंने बोला ना, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, चैल्कोजेन, निट्रोजन, बहुत सारे अलग अलग नाम है, इनकी नंबरिंग करना, नेमिंग करना, रोमन में नंबर लिखना इनके, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।